हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का जो सीटेट का क्वेश्चन पेपर चला रही हूँ। तो आज का ये वीडियो रहेगा जो सीडीपी का क्लास रहेगा, और ये पेपर फर्स्ट 2023 का जो अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था उसका रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, अभिकथन और कारण का पिछले भी वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ऐसे क्वेश्चन सीडीपी में बनते हैं, सॉरी सीटेट में बनते हैं, और हर सब्जेक्ट में बनते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीडीपी में ही बनते हैं। तो ऐसा आप लोग गौर करिएगा। तो क्या है कि देखिए कि अभिकथन में क्या दिया गया है कि शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। ठीक है, अभिकथन में दिया गया है। और कारण में क्या दिया गया है? कारण में दिया गया है कि जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। तो इसका क्या होगा? सही होगा दोनों कथन, या फिर दोनों कथन गलत होगा, या फिर क्या क्या आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग कमेंट करके। ठीक है, और आप लोग प्लीज़ एक रफ पेन लेके बैठिएगा जिससे आप लोगों का टेस्ट हो सके कि 30 क्वेश्चन से आप लोग कितना राइट कर रहे हो। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप लोगों को सीटेट क्रैक करना है तो। ठीक है, आप लोगों को टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, दोनों ही बातें सही कही गई हैं कि जो शिक्षार्थियों के बीच जो समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थिति देनी चाहिए, और जिससे विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत हो सकें। ठीक है, और वो अवगत होंगे तभी वो जानेंगे कि नहीं क्या है, कैसे है, और उनके जो माइंड में क्रिएटिविटी आएगी। और दूसरा कारण में क्या है कि विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं और वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखने और समृद्ध करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं, और जो आर ए की व्याख्या जो सही करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? ठीक है, पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि जो अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट में क्या है कि समालोचनात्मक चिंतन का विकास। ठीक है, और सेकंड में क्या है कि समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा। और ऑप्शन थर्ड क्या है कि तथ्यों को रटना, जो कि एकदम ही गलत है। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि जो ये रटना है, कंठस्थ करना, ये सब चीज़ें निगेटिव वर्ड है, और ये सब किसी भी अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अगर आप उसको रटने पे जोर दे रहे हैं तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। ऐसा अगर आप टीचर हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है, न रटवाना है उनको, ना मारना है। तो ये ऑप्शन तो एकदम गलत हो गया, ऑप्शन थर्ड। और ऑप्शन फोर्थ क्या है कि यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बनाना। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन है ये भी यंत्रवत, ये आप उनको दे रहे हैं या फिर उससे आप याद करवा रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है। और अगर आप सेकंड में क्या है कि समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, अगर आप उन्हीं के साथ ये आप कंपटीशन करवा रहे हो तो ये भी चीज़ें गलत है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा, समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना। ठीक है, आप जो बच्चा है वो सभी तरफ से सोच सके, उसका जो सोचने की क्षमता है, जो चिंतन करने की क्षमता है, वो विकास हो सके। ठीक है, जो प्राथमिक लक्ष्य का जो अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य होता है उसका यही मानना होता है कि जो बच्चे हैं वो डाइवर्ट हर तरफ सोच सके, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही लाइन में वो चिंतन कर सके। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा सेकंड का। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं कि देखिए, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। ठीक है, जो विद्यार्थी हैं उनके जो सीखने की शैली है उसमें विविधता क्या है, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में है कि
को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। देखिए, बाधा और अवरोध के रूप में तो नहीं देखा जाना चाहिए, ठीक है, शिक्षण अधिगम को। तो ये चीज़ें तो गलत होंगी, लेकिन फिर भी हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे सेकेंड ऑप्शन क्या है कि को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखना चाहिए। ये भी चीज़ें नहीं है कि अगर हम एक शिक्षक हैं तो हमको उनको जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है उनको ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि वो कर क्या रहे हैं, सीख क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन क्या है कि को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। ये तो ठीक लग रहा है, लेकिन हम लोग आगे आगे भी पढ़ते हैं। आगे फोर्थ ऑप्शन क्या है कि अपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एक रूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। देखिए, सिर्फ सीखने की एक शैली हमको पता हो, ये चीज़ें गलत हैं। सीखने की बहुत सारी शैलियाँ हमको पता होनी चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा, थर्ड का, ठीक है। इसका जो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोग सीटेट में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन पढ़ें, आपको ठीक लगे, तो ऐसा नहीं है कि आप घबरा के सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन लगा दिए, ये सही है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। ऐसा नहीं, अगर आप लोग चारों ऑप्शन पहले पढ़िए, चारों ऑप्शन में से आप लोग को ये तर्क करना होगा कि कौन सा राइट ऑप्शन है, क्योंकि ये थोड़ा सा वर्ड का डिफरेंस होता है। अगर आप वर्ड को नहीं समझ पाएँ तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए सीटेट में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग का जो नंबर है वो सही नहीं आता है। कारण यही है कि वो घबरा जाते हैं। इतना बड़ा बड़ा पहले तो ऑप्शन थोड़ा लेंदी होता है, इसकी वजह से वो पढ़ते हैं, ऑप्शन सही लगता है उनको तो लगता है कि नहीं ये सही है, ठीक है, आगे का ऑप्शन पढ़ते ही नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे गलतियाँ मत करिएगा अपने एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, क्या है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कि तर्क संकट के अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है, ठीक है, छोटा कर लेते हैं। ऑप्शन सेकंड क्या है कि जटिल से सरल की ओर बढ़ती है। और ऑप्शन थर्ड क्या है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। और ऑप्शन फोर्थ क्या है कि अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? देखिए, अगर आप लोगों को राइट ऑप्शन इसका पता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में भी हर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जिससे कि आप लोगों को एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगा आपके माइंड में कि नहीं मेरा इतना सही हो रहा है, ठीक है। आप चुपचाप सिर्फ वीडियो देखिए ही मत। तो क्या है कि बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, क्या होता है, तो देखिए, जब प्रभावी ढंग से तभी सीख सकते हैं जब उनको जैसे मूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, ठीक है। हम कोई चीज़ अगर देख रहे हैं, देख के सीख रहे हैं, फिर उसके बाद हम उसको अमूर्त तरीके से देख रहे हैं, मतलब हम पहले तो उसको अमूर्त तरीके से सीख रहे हैं, फिर मूर्त की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है, ठीक है। कौन से ऐसी अधिगम की जो प्रक्रिया है जो योगदान नहीं देती है, कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है गैर प्रासंगिकरण, और ऑप्शन सेकेंड है वैचारिकता, और ऑप्शन थर्ड है संगठन, और ऑप्शन फोर्थ है वर्गीकरण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। जो गैर प्रासंगिकरण है वो योगदान अधिगम के जो प्रक्रिया में वो योगदान नहीं देती है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है, ठीक है। जो बच्चे हैं उनको समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सा सबसे प्रभावी तरीका है? तो पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या है कि उन्हें बुद्धि मंथन और सहज अनुमान लगाने के अवसर देने चाहिए। बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग आगे देखते हैं। ऑप्शन सेकंड क्या है कि उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही गलत है कि आप उनको तैयार समाधान दे दें, फिर वो समाधान निकाल, उनको अपने से सोचना पड़ेगा ना, अपने माइंड से सोचना पड़ेगा कि इसका समस्या का समाधान होगा क्या, उनको तैयार करके नहीं दिया जाना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन थर्ड क्या है कि स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और
घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित कर दें तो ये तो बिल्कुल ही निगेटिव वर्ड है। हमको प्रोत्साहित करना चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है कि वो अपने माइंड से चीज़ें सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, सीखने की क्षमता उनका विकसित हो रहा है। तो ऑप्शन थर्ड भी रॉन्ग है। और ऑप्शन फोर्थ क्या है कि कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है, समस्याएं तो आ ही सकती हैं और अगर हम उनको प्रोत्साहित करें कि आप समस्या से बचें तो ये सबसे बड़ी शिक्षक की मूर्खता होगी और ये बच्चे को बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट इसका सबसे अच्छा है कि उन्हें बुद्धि मंथन करने के और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना चाहिए। जब उनको आप किसी चीज़ का अवसर देंगे, कुछ सोचने का, करने का, अपने से करने का अवसर देंगे तो उनका जो माइंड डेवलप है वो अच्छा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। ठीक है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है कि एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर। ठीक है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सेकंड क्या है कि आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। ये तो चीज़ें गलत हैं। और ऑप्शन थर्ड क्या है कि बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण पर। ठीक है, ये तो गलत है। बच्चों को जो उनको नियंत्रण थोड़ी करना चाहिए शिक्षक को उनके अधिगम पे। और ऑप्शन फोर्थ क्या है कि सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुभवात्मक अधिगम पर किस बल देता है। तो एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी फ्रेंड और आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को लगे कि नहीं वीडियोस यूज़फुल हैं आपके लिए तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको सेंड करिएगा कि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। ठीक है, और अगर आप लोग सीटेट का जो है तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मेरे ही चैनल से ये करिए, चाहे जहाँ से भी आप लोग प्रीवियस ईयर सीटेट का ज़रूर पूरा ही आप कंप्लीट करिए उसमें से। और जो आपका क्वेश्चन फंस रहा है, चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, उस टॉपिक को पढ़िए। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आपका पक्का 100% है कि आपका सीटेट क्लियर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्या है कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें अभिकथन क्या है, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया गया है। तो पहले हम लोग अभिकथन पढ़ते हैं कि शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। ठीक है, तो ये चीज़ें तो सही है कि सभी की भागीदारी होनी चाहिए, शिक्षकों को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए। कारण में क्या दिया गया है कि सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। ठीक है, जो सभी बच्चे हैं वो सीखने में सक्षम होते हैं और सभी आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है ये ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा 8वें का, क्योंकि इसमें से दोनों ही कथन सही है। अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं और सही एक दूसरे की व्याख्या भी सही कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है फ्रेंड कि लेव वागोस्की के अनुसार बच्चे के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो क्या भूमिका निभाता है। ऑप्शन फर्स्ट है मानकीकृत पाठ्यक्रम और ऑप्शन सेकंड क्या है कि सामाजिक अलगाव और ऑप्शन थर्ड क्या है कि मूर्त पुरस्कार और ऑप्शन फोर्थ है सहकर्मी सहयोग। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जो लेव वागोस्की हैं उनके अनुसार जो बच्चे के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योग्यता होता है कि सहकर्मी जो सहयोग होता है। ठीक है, सबका जो सहयोग होता है वो ज़्यादा मायने रखता है। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा 9 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड कि लेव वागोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक। ठीक है, आंतरिक जो वाक है जिसको इनर स्पीच कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या है कि बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। और ऑप्शन सेकंड क्या है कि विकासात्मक
देरी का संकेत है। और ऑप्शन थर्ड क्या है कि बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है। और ऑप्शन फोर्थ क्या है कि संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, जो आंतरिक वॉक है, इनर स्पीच है, ये वैगोस्की का है। आंतरिक इनर स्पीच और बाह्य इनर स्पीच जो है, तो उसका क्या है कि ये इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। जो बच्चों के लिए जो अपनी सोच है उसको नियंत्रित करने का एक तरीका है। ठीक है, आप वो अपने से ही बात करते हैं कि नहीं ये ऐसे कर लूँगा, ये ऐसे कर लूँगा, तो ये सही हो जाएगा। आप छोटे बच्चों में देखे होंगे, ठीक है, वो बोल बोल के खेलते हैं। ठीक है, अपने अंदर अपने से ही बातें करते हैं, वो अपने से ही बोल के खेलते हैं। आप लोग इस चीज़ का अनुभव करिएगा। अगर आप लोगों के अगल बगल और घर में कोई छोटा बच्चा हो तो आप लोग इसको गौर करिएगा। ठीक है, आप लोग अगर ऐसे करेंगे तो आप ज़्यादा ही समझ पाएंगे चीज़ों को, CDP को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जिन प्याजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है? ठीक है, आप लोग इसका राइट ऑप्शन बताइएगा। जो जिन प्याजे का जो सिद्धांत है उनके अकॉर्डिंग जो एक 4 वर्ष की अपर्णा है वो क्या कहती है बटन के बारे में, बटन को क्या समझती है, वो चीज़ें हैं। आप पढ़िएगा। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या है कि परिकल्पित निगनात्मक चिंतन। और ऑप्शन सेकेंड है केंद्रीयन। और ऑप्शन थर्ड है पारगम्यनात्मक तर्क। और ऑप्शन फोर्थ है जीववादी चिंतन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, आप लोग इसका राइट ऑप्शन ज़रूर बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन होगा क्या। तो देखिए, जो पहले तो ये जो ये जो जिन प्याजे थे उन्होंने 4 अपनी जो अवस्थाएं हैं वो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं उन्होंने दिया हुआ है। और ये अपनी विकास की अवस्थाएं को 4 अवस्थाओं में बांटा है। पहला तो है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि पहला जो है वो संवेदीय पेशी गामक अवस्था है। ठीक है, और ये जो है वो 0 से 2 वर्ष होता है। और और थर्ड क्या, सेकंड क्या है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 वर्ष से 7 वर्ष के बच्चों में देखा जाता है। और थर्ड है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चों को देखा जाता है। और फोर्थ है औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष के बच्चों में देखा जाता है। ठीक है, आप उसी में ये पूछा गया है कि अगर ऐसा बच्चा सोचता है कि उसका बटन जिंदा है, वो शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है, तो जिन प्याजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है? ठीक है, तो उसकी सोच की विशेषता क्या है? अब उसमें क्या है कि वो जीववाद है, उसमें जीववाद जिंदा है। वो बच्चों को वो सोच रहा है कि नहीं बटन एक है, वो जो है वो जीवित है। ठीक है, तो इसका जो उसमें जीववाद की स्थापना है। ठीक है, ये ऐसे देखा जाए तो वो ये 2 से 7 वर्ष के बच्चों में ऐसा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। जीववाद में की स्थापना, जैसे सभी चीज़ें सजीव होती हैं उसके लिए। जैसे अगर वो मैं आप लोगों को एग्जांपल में बता देती हूँ कि अगर जैसे उसको अगर ठोकर मान लीजिए कहीं जा रहा है, अगर उसके पैर में कुछ चोट लग गई किसी भी चीज़ से, मान लीजिए टेबल रखा है उससे अगर वो टकरा गया, उसको चोट लग गई, तो वो रोने लगता है। और अगर आप उसको टेबल जो घर के बड़े हैं अगर वो रोने लगा तो आप उसको बोलोगे टेबल को मार के, नहीं नहीं आप मत रो, इसको मैं मार देती हूँ, तो वो चुप हो जाता है। तो उसको लगता है कि नहीं आप टेबल को मार दिए, वो भी उसको भी मार दिए, तो उसको भी चोट लगी होगी। तो ऐसे चीज़ें उसको लगता है कि वो उसमें भी जीव है, जैसे मैं हूँ वैसे वो भी है। ठीक है, और छोटे बच्चे होते हैं कि गुड्डे से खेलते हैं, बच्चियां जो होती हैं, तो उनको लगता है कि नहीं अब मैं कपड़े पहन रही हूँ तो उसको भी कपड़े पहनाते हैं, उसका भी बाल कंघी करते हैं। आप लोग ऐसा देखे होंगे, आप लोगों के अगर घर में छोटे बच्चे होंगे तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। और वैसे आप लोगों का ये जो जिन प्याजे का चैप्टर है और लेव वैगोस्की हैं, थर्नडाइक हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, इम्पॉर्टेंट सिद्धांत हैं, तो आप लोगों को आना चाहिए। और आप लोग इसके बारे में और इसका जो थ्योरी है आप लोग डिटेल में पढ़िएगा इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि 60वां अवस्था में
समाजीकरण की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की अवस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है माध्यमिक और तृतीयक, और ऑप्शन सेकंड है माध्यमिक और प्राथमिक, और ऑप्शन थर्ड है तृतीयक और माध्यमिक, और ऑप्शन फोर्थ है प्राथमिक और माध्यमिक। तो देखिए इसमें क्या गया है कि शैशव अवस्था में समाजीकरण, तो ये पहले ही बता रहा है कि शैशव अवस्था में क्या है, वो प्राथमिक ही होगा ना। तो पहले तो प्राथमिक है, और उसके बाद क्या कहा गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, तो ये जो है वो पहले आप लोग देख लीजिए कि प्राथमिक कहाँ पे है, ऑप्शन फोर्थ में है, तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। और इसमें जो लास्ट में समाजीकरण है वो माध्यमिक हो जाएगा। आप ऐसे भी ट्रिक करके आप किसी भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं अगर आप थोड़ा भी अपना दिमाग लगाएंगे तो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन का। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 13। लेव वैगोस्की के अनुसार, ठीक है, इनके अनुसार क्या है, आप पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ठीक है, और ऑप्शन सेकंड क्या है कि भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। ठीक है, और ऑप्शन थर्ड क्या है कि सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। ठीक है, और ऑप्शन फोर्थ क्या है कि संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए लेव वैगोस्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ठीक है, ये भी बात सही है। और ऑप्शन सेकंड क्या है कि भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे में स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। ऐसा थोड़ी है, स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, तो ये चीज़ें गलत है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड 13 का जो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा, जो भाषा विकास है संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ठीक है, लेव वैगोस्की के अनुसार, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? ठीक है, जो कोहलबर्ग का नैतिक तर्क का सिद्धांत है, जो 3 अवस्थाओं में उन्होंने बांटा हुआ है, उसमें क्या कहा गया है कि जब बच्चे कौन से अवस्था में, कौन से वो जो 3 अवस्थाएं में बांटा गया है उनमें पूछा है कि किसमें बच्चे ऐसे मानते हैं कि समाज की अपेक्षाओं के अनुसार उनको खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करने चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक स्तर, और ऑप्शन सेकेंड है पारंपरिक स्तर, और ऑप्शन थर्ड है उत्तर संक्रियात्मक स्तर, और ऑप्शन फोर्थ है पूर्व पारंपरिक स्तर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए इसमें जो पारंपरिक स्तर है इसी में बच्चे मानते हैं कि उनको समाज के अकॉर्डिंग उनको अच्छा तरीक़ा से व्यवहार करना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करने के लिए उनको समाज को अच्छे से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड में वो ऐसे सोचते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए ठीक है, फिर से ये कथन और अभिकथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है। तो अभिकथन में क्या दिया गया है कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये बात तो सही है। और ऑप्शन कारण में क्या है कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। ठीक है, देखिए इसमें दोनों ही बातें सही हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों ही सही हैं और बी ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ठीक है, अधिगम के लिए जो आकलन है उसका मुख्य लक्ष्य क्या होगा? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या है कि विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना। ठीक है, जो उनका प्रदर्शन है अगर हम उनका मानक और तुलनात्मक तय पैमाने से करेंगे, ये तो चीज़ें सही नहीं है कि आप जानते हैं कि कौन बच्चा कितना सीखता है, आप उसको आकलन ऐसे पैमाने पे कभी नहीं तय कर सकते। ठीक है, आपने ये चीज़ें विकास और वृद्धि में पढ़ी भी होंगी, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन सेकंड क्या है कि विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना
जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ें सही लग रही हैं। ऑप्शन थर्ड पढ़ते हैं कि उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। और ऑप्शन फोर्थ क्या है कि विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना, ये चीज़ें गलत है। उनके प्रदर्शन और मूल्यांकन का ग्रेड देना, ये तो चीज़ें गलत है। देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इसका सही होगा कि जो विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार किया जा सकता है। ठीक है, उनको प्रतिपुष्टि करनी चाहिए, करवाना चाहिए, जिसमें उनका जो अधिगम है उसमें सुधार हो सके, वो चीज़ें सीख सके, कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि किस आयु के बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है 7 वर्ष, ऑप्शन सेकंड है 3 वर्ष, और ऑप्शन थर्ड है 12 वर्ष, और ऑप्शन फोर्थ है 1 वर्ष। तो देखिए, किस वर्ष आयु के बच्चे होते हैं जो बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन 3 वर्ष के बच्चे ऐसे सीख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 वर्ष के बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। क्या की है? ऑप्शन फर्स्ट है कि केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए, और ऑप्शन सेकेंड है कि आनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर, और ऑप्शन थर्ड है कि सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, और ऑप्शन फोर्थ है नारीवादी दृष्टिकोण से। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा? प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए, कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की जो आलोचना की थी, उन्होंने कहा था कि ये नारीवादी दृष्टिकोण से। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड कि जिन प्याजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक क्या है वो पूछा है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों को की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है पारगमन, और ऑप्शन सेकंड है विकेंद्रीयन, और ऑप्शन थर्ड है कारण परिणाम का विश्लेषण, कारण या कार्य संबंध, और ऑप्शन फोर्थ है केंद्रीय। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए, अगर वो किसी एक पर केंद्रित करता है और किसी दूसरे पहलू पर वो ध्यान केंद्रित करने में वो उसकी अपेक्षा वो प्रतिवृत्ति से संदर्भित करता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन फोर्थ होगा, केंद्रीयन। ठीक है, किसी एक ही चीज़ पर उसका ध्यान केंद्रित होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड की प्रतिभावना बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ता है क्या कहलाता है? ठीक है, तो क्या कहलाता है फ्रेंड? ऑप्शन फर्स्ट है विसर्जन, और ऑप्शन सेकेंड है त्वरण या फिर उसको बोलते हैं गतिवर्धन, और ऑप्शन थर्ड है विभेदित जिसे बोलते हैं निर्देशन, और ऑप्शन फोर्थ है संवर्धन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? देखिए, इसमें जो भावना बच्चों के शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है। तो देखिए, इसमें पहले ही दिया गया है तीव्र गति से, तो इसमें त्वरण गतिवर्धन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है डिस्ग्राफिया। देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे डिस्ग्राफिया और ये पठन से संबंधित और लेखन से संबंधित। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं हर
एग्ज़ाम में, ठीक है, हर ईयर में। तो डिस्ग्राफिया क्या है पूछा है फ्रेंड। ऑप्शन फर्स्ट है कि एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है, ठीक है। और ऑप्शन सेकंड क्या है कि एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। ऑप्शन थर्ड क्या है कि एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है। और ऑप्शन फोर्थ क्या है कि एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाधिता है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ये एक तांत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है, ठीक है, डिस्ग्राफिया में, ठीक है। तो ऑप्शन जो इसमें लेखन संबंधी विकार होते हैं, इसको बनाने में उसको कठिनाई होगा, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 से क्या फ्रेंड है कि शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे, ठीक है, क्या चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है कि पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, और ऑप्शन सेकंड है विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, और ऑप्शन थर्ड है अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, और ऑप्शन फोर्थ है विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो देखिए उपयुक्त में से कौन सा सही है। देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन से ऑप्शन राइट हैं आप लोगों को बताना है, ठीक है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, देखिए पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, ये तो चीज़ें सही हैं, और विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, ये भी चीज़ें सही हैं। आप समावेशी कक्षा में विविध दृष्टिकोणों को शामिल किया जाता है। और ऑप्शन थर्ड क्या है कि अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें और विविधता को एक बाधा के रूप में देखिए, ये चीज़ें गलत है। ऑप्शन फोर्थ जो है ये विविधता को एक बाधा के रूप में नहीं देखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ए फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों सही है, तो तीनों इसमें कौन सा ऑप्शन फोर्थ गलत है, तो इसमें जो है ऑप्शन फोर्थ ही राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है और ऑप्शन फोर्थ इसमें गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड की हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास क्या था, प्रकार की बुद्धि और मूर्तकार के पास प्रकार की बुद्धि का मात्रा अधिक होती है। तो आप लोगों को बताना है इसमें कि जो हार्वर्ड गार्डनर है, आप लोगों को पता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुत सारे बुद्धि का सिद्धांत दिया है, तो उसमें से कौन सी बुद्धि दर्शन शास्त्री के पास होती हैं और कौन सा मूर्तिकार के पास होती हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या होगा, पहले तो ऑप्शन है कि ऑप्शन फर्स्ट में है अंतर्वैयक्तिक और भाषिक, और ऑप्शन सेकंड है अंतर्वैयक्तिक और दिक् स्थान, और ऑप्शन थर्ड है कि भाषिक और अंतर्वैयक्तिक, और ऑप्शन फोर्थ है दिक् स्थान और अंतर्वैयक्तिक। तो इसमें क्या होगा, जो दर्शन शास्त्री होते हैं उनके पास जो है अंतर्वैयक्तिक होता है और दिक् स्थान होता है। ये जो ऑप्शन सेकंड है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। 23 का ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड, निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है, ठीक है। निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी हैं, तो कौन सी है फ्रेंड। ऑप्शन फर्स्ट है संवाद कौशलों का उच्च स्तर, और ऑप्शन सेकंड है बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, और ऑप्शन थर्ड है कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, और ऑप्शन फोर्थ है उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, प्लीज़ आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए इसका जो 24 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो निम्नलिखित में से कौन सा स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी हैं, तो इसमें जो है ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, जो बार बार दोहराव और आवृत्ति व्यवहार करते हैं, ठीक है, विशिष्ट विशेषता वाले होते हैं। तो इसका ऑप्शन सेकेंड राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि स्थूल और सूक्ष्म गति कौशल कौन से होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, कुछ जो स्थूल गति होते हैं
और वो जैसे अगर हमारे जो बॉडी पे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, जो ज़्यादा बर्डन होता है, अगर हम मान लीजिए हम दौड़ रहे हैं तो स्थूल गति हो गया, और हम अगर लिख रहे हैं छोटे से चीज़ों पे, हम लोग अपने जो ये उंगलियों का अगर छोटा सा एग्ज़ाम अपना वो कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें सूक्ष्म गति कौशल होता है। ठीक है, तो आप लोग इसका पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एक कागज़ पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। ठीक है, स्थूल गति कौशल पूछा है फ्रेंड, तो आप लोगों को बताना है। और ऑप्शन सेकंड क्या है, एक कागज पर वृत्त की को रूपरेखा के अनुसार काटना। और ऑप्शन थर्ड है बुनाई। और ऑप्शन फोर्थ है तैरना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, देखिए तैरने में हमारी जो बॉडी है उसमें ज़्यादा उन प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये स्थूल गति हो जाएगा। और ये जो चीज़ें हैं, एक कागज़ पर वृत्त की रूपरेखा को काटना, ये स्थूल गति ये सूक्ष्म गति हो जाएगा। आप उसको बहुत ध्यान में रख के और अपनी उंगलियों का प्रयोग करके करेंगे तो ये सूक्ष्म गति हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि भौतिक वृद्धि और विकास के और सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो ठीक है, ऑप्शन क्या है कि ऑप्शन फर्स्ट है विभेदीकरण, सरल से जटिल, और एकीकरण, जटिल से सरल। और ऑप्शन सेकंड क्या है कि समीपस्थ, अवरोही, और शीर्षगामी, आंतरिक से बाहरी। और ऑप्शन थर्ड क्या है कि एकीकरण, सरल से जटिल, और विभेदीकरण, जटिल से सरल। और ऑप्शन फोर्थ क्या है, शीर्षगामी, अवरोही, समीपस्थ, आंतरिक से बाहरी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, जो भौतिक वृद्धि और विकास, ठीक है, ये दिया है, विकास के ऑप्शन है, फिर और सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो शीर्षगामी, जो अवरोधी होंगे यहाँ पे, और समीपस्थ, आंतरिक से बाहरी। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। 26 का ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है फ्रेंड की प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि, ठीक है, डैश दिया हुआ है, और सोच, फिर डैश दिया है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है। ये क्या है, ऑप्शन में है, ऑप्शन फर्स्ट है धीमी तार्किक स्थिति है और आत्म केंद्रित है। और ऑप्शन सेकंड क्या है कि स्थिर है, तार्किक, धीमी और आत्म केंद्रित है। और ऑप्शन थर्ड क्या है कि धीमी, कुछ हद तक आत्म केंद्रित है, स्थिर है और तार्किक है। और ऑप्शन फोर्थ क्या है कि स्थिर है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित है, और धीमी और तार्किक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, देखिए जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में वो चीज़ें होती हैं वो स्थिर होती हैं, और सोच में कुछ हद तक आत्म केंद्रित होती हैं, जबकि मध्य बाल्यावस्था में धीमी होती हैं और सोच जो है वो तार्किक होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा चीज़ें। ठीक है, आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं इस वीडियो को आप लोगों के इस चैनल पे आप लोगों के लिए ऐसे ही सीटेट के और कंपटीशन की तैयारी करवाने के लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाती हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है, जिसको नहीं पता है तो प्लीज़ आप लोग उसको सेंड कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट क्या है कि कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है। और ऑप्शन सेकेंड क्या है कि आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं। और ऑप्शन थर्ड क्या है कि वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है। और ऑप्शन फोर्थ क्या है कि क्रिया की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, देखिए निम्नलिखित में से कौन से ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा, जिसमें क्या कहा गया है कि कक्षा की शुरुआत से ही क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। ठीक है, आप पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आंतरिक जो आरोपण है उसका उदाहरण क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। ठीक है, और ऑप्शन सेकंड क्या है कि शिक्षक के
शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। और ऑप्शन थर्ड क्या है कि मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ है क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। और ऑप्शन फोर्थ क्या है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, जिसमें ये बात कही गई है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया हूँ क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 का, जो इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। सीडीपी का जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक पेपर में, वो आज कंप्लीट होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। ठीक है, फिर से वही अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो अभिकथन हम पढ़ते हैं। बहुत कम उम्र में दुनिया भर के अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। बात तो सही है, ये चीज़ें एकदम राइट हैं कि जो ये है, और ऐसे लोग करते भी हैं कि लड़की है तो उसको डॉल देंगे और लड़का है तो उसको गन देंगे, कार देंगे। लेकिन ये चीज़ें घर वाले बहुत गलत करते हैं कि ये जो पक्षपात करते हैं। और कारण में क्या है कि बच्चे ऐसे विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो इसका जो कारण है और उसका जो सही व्याख्या है ये एकदम राइट है। ठीक है, अभिकथन का जो सही व्याख्या है वो दिया गया है। तो इसमें देखिए इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए इसमें ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए सीडीपी के 2024 में जो अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था उसका फर्स्ट पेपर है ये। आप लोगों को मैं जल्दी सेकंड पेपर भी इसका लाऊंगी। मैं सारे ही जो सब्जेक्ट का फर्स्ट और सेकंड पेपर लेके चल रही हूँ, ये एक सीरीज़ है। और आप लोगों को अगर ये वीडियोज़ अच्छा लगे होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा और प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में सेंड करिएगा जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। और आप लोग ऐसे अगर आप लोग इसको कंप्लीट कर दे रहे हैं एक सीरीज़ को जो प्रीवियस ईयर के हैं, तो आप लोगों का जो सीटेट क्लियर करने का जो तरीका है वो आसान हो जाएगा। और ऐसे ही तरीके हैं जो अगर सीटेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगा ले रहे हैं और आप उसको सॉल्व कर दे रहे हैं तो फिर आपका जो एग्ज़ाम क्लियर करना है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को चीज़ें समझ में आने लगेंगी। जब आप लोग एक बार इसको करेंगे ना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आने लगेंगी। क्योंकि जो सीटेट का है ये एग्ज़ाम बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें जो सिलेबस वाइज ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे हट के क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर फ्रेंड, और आप लोग स्टडी करते रहिए। तो जय हिंद फ्रेंड, थैंक यू सो मच।